Welcome class 8th. Today we are going to start our chapter number 4 of civics, understanding laws. Understanding laws means what is a law. We are going to understand about this. How law is made, how law is used. Do laws apply to all? All these things I have sent you yesterday. ये सारी चीज़ें मैं आपको कल भेज चुकी हूँ. इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि लॉ होता क्या है. So let us start class our chapter number 4. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, age which person can vote, perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. इन सारे लॉज से हम लोग बड़े अच्छे से फेमिलियर हैं कि शादी की एज क्या होती है, वो भी कानून है, लीगल है, और कौन सी एज में पर्सन वोट कर सकता है, कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं, इन सब चीज़ों से हम फेमिलियर हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है इज़ इन द चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. मतलब कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट के हाथ में होता है. तो क्या ये जो लॉज हैं वो सभी पर अप्लाई होते हैं? हाउ डू दीज न्यू लॉज कम इन टू बीइंग, कि ये नए जो लॉज हैं ये कैसे रूटीन में आते हैं लोगों के. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, क्या कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जो लोग जानते नहीं हैं या जानते हैं लेकिन उन पर कंट्रोवर्सी हो जाती है अक्सर. तो व्हाट शुड वी एज सिटीज़न डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, तो उस सर्कमस्टांस में हम बीइंग अ सिटीज़न क्या करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो ये कानून हैं सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं. अब ये हमें पिक्चर दी हुई है, पिक्चर नहीं, एक बॉक्स में एक इंसिडेंस दिया हुआ है. उसमें क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो हेल्प करता है अपने बेटे को छुपाने में. क्यों? क्योंकि उसके सन को 10 साल की सज़ा हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पे उसने अपने जो क्राइम है उसको कमिट कर लिया है, उसको मान लिया है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो वो अपने बेटे को बचा रहा है, छुपा रहा है. तो क्या ये एक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल का वो सही है? क्या उसके बेटे को कानून से फ्रीडम मिल जानी चाहिए? क्यों? बिकॉज उसके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हैं. तो मतलब ये कुछ चीज़ें हमारे कंट्री में होती हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो अगर उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया होता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं उस चीज़ से. तो यही हम आज इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि जो लॉज हैं क्या वो सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं. द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. कि ये जो ऊपर है ये क्लियरली वायलेशन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ की उल्लंघना है. कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज होती हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ. अब कुछ ऐसा ना हो कि पावरफुल लोग कानून को अपने तरीके से चलाएं, तो उसके लिए हमारा संविधान कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों का एक इस्टेब्लिश करता है, एक रूल ऑफ लॉ. उसमें वो क्या करता है कि जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो सभी कानून के सामने इक्वल हैं. जो लॉ है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन, किसी भी मतलब लोगों में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, जेंडर हो, कोई भी बेसिस हो. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ. कंट्री के सभी लोगों के लिए कानून जो है वो इक्वल है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ. चाहे वो कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो कंट्री का, वो भी कानून से ऊपर नहीं है. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश. कोई भी क्राइम हो, वायलेशन ऑफ लॉ हो, उसकी एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है जो कि जो पर्सन है जिसने वो क्राइम किया है उसको वो दी जाएगी. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या हमेशा से ऐसा होता था? इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज. डिफरेंट कम्युनिटीज़ enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. कि पुराने टाइम में एक के ऊपर एक लॉज बनते रहते थे, जो कोई पावर में आता था लॉज बना देता था और लोग अपने हिसाब से कानून को एंजॉय करते थे.
In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. वो कहते हैं कि कई बार तो ये होता था कि सेम क्राइम दो लोगों ने किया है, अगर एक अपर कास्ट का बंदा है और लोअर कास्ट का बंदा है तो उनको पनिशमेंट अलग अलग दी जाती थी. मतलब कि लोअर कास्ट के बंदे को हाईली पेनलाइज किया जाता था, उसको ज़्यादा पनिशमेंट दे दी जाती थी. ये धीरे धीरे चेंज हुआ जब कॉलोनियल पीरियड आया. उस टाइम पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो थोड़ा कम हुआ. इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ को लाया. हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स में वो बताते हैं. पहला तो कि फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, एंड सेकंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. One example of arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. अब historians क्या कहते हैं कि दो तरीक़ों से ये चीज़ प्रूव होती थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल ऑफ लॉ लाए. पहला क्या, जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था. दूसरा, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया लीगल स्फीयर में ब्रिटिश इंडिया को डेवलप करने में. मतलब कानूनी तौर पर जो ब्रिटिशर्स ग्रो हुए वो हम लोगों के कारण ही हुए. उसका सबसे बड़ा उदाहरण था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. उस कानून के तहत अगर कोई भी इंसान ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या कोई मतलब कोई हड़ताल कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको उठा के जेल में डाल देती थी बिना किसी ट्रायल के. इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश. इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ये गलत तरीका है. दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया of law from a set of rules that they were forced to obey. बहुत सारे उन्होंने मतलब ज़िद की कि ये जो तरीका है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो बदला जाए. बहुत सारे कानून हैं जो हम नहीं मान सकते. टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, कि मतलब कानून ये न्याय के उससे तो गलत है कि मतलब तुम किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हो. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगैन एमर्जिंग एंड डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स. अब धीरे धीरे 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशन जो था वो मतलब बढ़ने लगा और डिमांड करने लगा कॉलोनियल कोर्ट में कि हमें भी जगह दो. दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस. उन्होंने कानून इस्तेमाल करने शुरू किए इंडियंस के राइट्स को बचाने के लिए. इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. इंडियन जजेस ने भी रोल प्ले करना शुरू किया डिसीजन लेने में. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during colonial period. कि बहुत सारे तरीके थे जिसमें इंडियंस ने अपना रोल प्ले किया. किस तरह से जो लॉ था कॉलोनियल पीरियड में आया, ये कारण था कि इंडियंस ने किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, कानून जो हमारा बढ़ा colonial period के टाइम में. With the adoption of the constitution, this document served as a foundation on which our representatives began making laws for country. Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. मतलब हमारे जो लोग थे वो हर साल नए कानून लाते थे और जो पुराने हैं उनमें भी अमेंडमेंट करते थे, उनमें भी बदलाव करते थे. जो हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था वो भी हमारे इंडियंस ने ही उसमें अमेंडमेंट किया था. क्या था वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट? उसमें जैसे हमारी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, पहले क्या होता था उसमें सन्स को ही इक्वल राइट मिलता था, लेकिन 2005 से उसमें डॉटर्स और मदर्स को भी इक्वल शेयर मिलने लगा फैमिली प्रॉपर्टी में. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. How do people come to think and propose a new law is necessary? You will read more about in this section. कि किस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग तरीके से कानून बनाए जाने लगे और लोगों को कैसे समझ में आने लगा कि जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है. बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.